सीएसके ने अपने आईपीएल करियर में बहुत से रिकॉर्ड्स बनाए हैं, लेकिन इस बार जो इनका अपग्रेड है वो एकदम नेक्स्ट लेवल है। पहले तो भैया पान पराग की कप्तानी में ये टीम राजस्थान से मुकाबला हार गई, और दूसरी बार तो जिल्लत और बड़ी थी जब पराग, हेटमायर और जुरेल ने मिलकर इनके खिलाफ मुकाबला फिनिश कर दिया और ये इन तीनों बल्लेबाजों के खिलाफ डिफेंड नहीं कर पाए। मतलब अगर इनके खिलाफ डिफेंड नहीं करोगे तो भैया किसके खिलाफ करोगे? पहली बार आपसे चेज नहीं हुआ था, दूसरी बार आपसे डिफेंड नहीं हुआ, पहली बार पराग पेल कर चला गया, दूसरी बार 14 साल का लड़का पेल के चला गया, और आप कहने को 5 टाइम आईपीएल चैंपियन हो। मतलब साला आरसीबी में भी बहुत कमियां हैं भाई, पर इतने गिरे हुए दिन तो उनके भी नहीं आए थे, क्योंकि गिन के अब चेन्नई का एक मुकाबला यहां से और बचा है, और अगर वो एक मुकाबला भी ये टीम हार जाती है, अरे मैं भी क्या अगर मगर कर रहा हूं, वो मुकाबला एक गुजरात के अगेंस्ट है, तो फिर तो तुम्हें पता ही है कि वो मुकाबला कौन जीतेगा। और अगर ऐसा होता है कि गुजरात मुकाबला जीत जाती है तो चेन्नई आईपीएल हिस्ट्री में पहली बार ऐसा होगा कि 11 मैचेस लीग स्टेज में हारेगी, जिसका मतलब ये भी है कि पहली बार ऐसा आईपीएल हिस्ट्री में होगा कि चेन्नई पॉइंट्स टेबल पर सबसे नीचे फिनिश करेगी, यानी कि ये चेन्नई का ऑफिशियली सबसे बुरा साल होगा आईपीएल हिस्ट्री में। तो भैया सीएसके के इतने बुरे डाउनफॉल पर अगर आप सीएसके के सपोर्टर हो तो फिर आप थोड़ा सा गमगीन हो जाओ, और अगर आप सीएसके के हेटर हो तो आप थोड़े से खुश हो जाओ। और फिर मैं आता हूं इस मुकाबले में सीएसके की गलती पर। आरआर ने इस मुकाबले में टॉस जीता और फिर से एक बार चेस करने का फैसला किया। मतलब सोचो, वो टीम जिससे इस पूरे टूर्नामेंट में घंटा चेस नहीं हो रहा है, वो भी चेस करने आती है। इनफैक्ट संजू सैमसन कहते हैं कि हम चेस करना चाहते हैं, वैसे चेस करते हुए हमारे कोई खास ज्यादा अच्छे रिकॉर्ड है नहीं, पर क्योंकि सामने चेन्नई ही है तो फिर कर ही लेते हैं। मतलब मुझे लगा कि वो भी सोच रहे होंगे कि इनके खिलाफ तो यार कर ही लेंगे। और कैसे बंदा कॉन्फिडेंस में ना रहे ये बताओ, जिस सीएसके टीम के लिए नंबर 4 पर अश्विन और नंबर 5 पर जडेजा आते हो बैटिंग करने, फिर तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो? भाई सीएसके अपनी इस जर्नी में 5 बार चैंपियन बनी है, और उस बीच उन्होंने बहुत से ऐसे फैसले लिए जो हमें सरप्राइज करते हैं, लेकिन उस टीम के लिए बहुत बड़े मास्टर क्लास रहे। लेकिन भैया कुछ ऐसे फैसले भी रहे जो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं, आउट ऑफ द प्लैनेट नजर आए, और उसमें से एक फैसला हमें राजस्थान के खिलाफ इस मुकाबले में देखने को मिला। मतलब यार, जब आपके पास ऑलरेडी डिवॉल्ट ब्रेविस, शिवम दुबे जैसे कैलिबर के प्लेयर्स हैं, आप आखिर जडेजा और अश्विन को उनके ऊपर कैसे भेज सकते हो? डिवॉल्ट ब्रेविस जो अपने इस वक्त प्राइम फॉर्म में चल रहा था, आप चाहते हो कि वो ऐसा खिलाड़ी आपके लिए ज्यादा से ज्यादा गेंद खेले। शिवम दुबे जो ऑलरेडी नीचे तो खेल सकते ही नहीं, और पेसर्स के खिलाफ तो उसके हाथ पैर फूलते हैं। आप कोशिश करोगे कि वो बंदा स्पिनर्स के अगेंस्ट ही आए, फिर चाहे उसकी स्पिन के खिलाफ भी इस सीजन कुछ ना कुछ औकात ही दिखी हो, पर एटलीस्ट आप कोशिश तो यही करते हो ना कि वो बंदा स्पिन को ज्यादा से ज्यादा खेले। बट यार, आप तो उसको नीचे भेज रहे हो, आप जडेजा और अश्विन को भेज देते हो। अब मुझे पता है कि कुछ लोग इस पर काउंटर करेंगे कि उत्कर्ष भाई, आपको शायद ये बात नहीं पता है कि जडेजा भाई तो नंबर 4 पर हमारे लिए ओपी प्लेयर है। जडेजा भाई जब से नंबर 4 पर खेल रहे हैं, हमारे लिए इतने रन बना दिए कि तुमने सोची ना होगी। पर मैंने सब सोची है मेरे भाई। जडेजा ने नंबर 4 पर सीएसके के लिए आते हुए 5 इनिंग में अब तक 175 रन बनाए, और उनकी एवरेज 58 की थी, और स्ट्राइक रेट है 145 का। मुझे बता दो बस इतना कि इसमें से कौन सी एक ऐसी पारी थी जिसने चेन्नई सुपर किंग्स टीम को मुकाबला जिताया? 145 के स्ट्राइक रेट का मतलब होता है कि आप 30 गेंदें खेलकर 45 रन बना रहे हो, या फिर शायद उससे भी कम, और इतने रन पर आपकी टीम कभी मुकाबला जीतती नहीं। इनफैक्ट अगर आप इतनी गेंदें खेलकर सिर्फ 45 रन बनाओगे तो आप हार का कारण बनोगे। कभी कभी आंकड़े झूठ बोलते हैं, और ये आंकड़े तो डेफिनेटली इस सीजन झूठ ही बोल रहे हैं। इसीलिए शायद टी20 क्रिकेट में अब ये चीजें डिस्कस होती हैं कि एवरेज बहुत ओवररेटेड है, आपका इंपैक्ट दिखना चाहिए। और जडेजा का बैट के साथ, इनफैक्ट गेंद के भी साथ, कोई इंपैक्ट इस सीजन देखने को मिला ही नहीं। एक बात जो मुझे लॉजिक बनाती है वो शायद ये हो सकता है कि मैनेजमेंट, क्योंकि अब पता है कि प्लेऑफ्स में तो जा नहीं सकता, तो वो एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा, और क्या पता एक आखिरी मौका दे रहा होगा इनको अप अबव द ऑर्डर कि आप जाओ खेलो, ताकि हम श्योर हो जाए कोई बड़ा डिसीजन लेने के लिए। वरना उसके अलावा तो कोई लॉजिक मुझे नहीं समझ आया। खैर, मैच की बात करें तो वही आयुष मात्रे एक बार फिर से चलते हैं, एक बार फिर से इंटेंट दिखाते हैं, और अपनी टीम के लिए ओनली प्लेयर जो टॉप ऑर्डर में परफॉर्म करता है। और भैया इस बंदे को देखा मैंने, जितना भी है लिमिटेड देखा, पर मुझे लगता है कि ये ऑल फॉर्मेट बड़ा स्टार बन सकता है, क्योंकि ये कोई ब्लाइंड स्लॉगर नहीं है। इस बंदे के पास प्योर क्लास है। और जब वो आउट होते हैं तो उनके बाद डिवॉल्ट ब्रेविस पारी को संभालते हैं, और जब तक ब्रेविस थे तब तक लग रहा था कि बंदा सिंगल हैंडेडली टीम को चला रहा है, लेकिन 137 पर जब उनकी विकेट गिरती है, उसके बाद ये टीम पूरी तरीके से धाराशायी हो गई, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि चेन्नई आसानी से 200 के पार पहुंचेगी, जो कि एक काफ़ी अच्छा टोटल होता। लेकिन जैसा मैंने बताया कि उसके बाद शिवम दुबे और महेंद्र सिंह धोनी ने एक प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट खेली, जिसकी वजह से मात्र 187 तक पहुंच पाई चेन्नई सुपर किंग्स टीम, जो कि डेफिनेटली काफ़ी कम स्कोर था जहां से ये टीम एक स्टेज पर आ रही थी, जिसमें क्रेडिट आकाश मदवाल को जाता है, जिन्होंने 4 ओवर कमाल की वो डेथ ओवर्स एबिलिटी दिखाई। और ये हमने उनकी मुंबई इंडियंस में भी देखा था। राजस्थान रॉयल्स में अब तक सीजन उतना अच्छा नहीं गया था, लेकिन इस मैच में उन्होंने वो ग्लिम्सेस दिखाए कि ये बंदा अगर अच्छे से यूटिलाइज किया जाए तो डेथ ओवर
ओवर एक्सपर्ट बन सकता है। खैर इस चेस के जवाब में राजस्थान रॉयल्स के ओपनर्स ने चेन्नई के गेंदबाजों को एक बार फिर से तोड़ा और खासतौर पर वैभव सूर्यवंशी जो कि शुरू में काफी धीमे नजर आ रहे थे और लग रहा था कि काफी अच्छा स्ट्रगल उनका चलने वाला है, लेकिन उसके बाद वो बंदा ब्लास्ट करता है और रुकने को तैयार नहीं होता। इतना तोड़ा कि मत पूछो सीएसके के गेंदबाजों को कितना तोड़ा। आई मीन जिस बंदे ने नूर अहमद तक को पेल के बजा दिया, फिर तुम वैसे ही समझ जाओ कि वो बंदा किस तरीके की फॉर्म कैरी कर रहा था। मैं कहता हूं कि भाई बंदा लकी है, बहुत से एजेस भी लगते हैं लेकिन भाई रन बनाता है एंड दैट्स ऑल दैट मैटर्स, क्योंकि 7 पारियां इस सीजन अभी तक उसने खेली और 250 के ऊपर बना दिया, जिसका मतलब यह कि शायद पूरा टूर्नामेंट खेलते तो आपको 500 के ऊपर का स्कोर नजर आता, जो कि एक कमाल का सीजन होता है किसी भी बल्लेबाज के तौर पर। और T20 क्रिकेट में रन आने चाहिए चाहे जैसे आए। खैर वही बात है कि जब चेन्नई के बल्लेबाजों को सब कोई बजा ही रहे थे तो सैमसन भाई ने बोला मैं क्यों पीछे रहूं। उन्होंने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया और सबसे बुरी बात तो यह थी कि भैया ध्रुव जुरेल और हेटमायर जिनके खिलाफ भैया 9 रन आखिरी ओवर में डिफेंड किए जाते हैं, उन्होंने भी चेन्नई के गेंदबाजों को खूब बजाया और मुकाबला आसानी से राजस्थान रॉयल्स जीत गई। खैर इस जीत की बदौलत राजस्थान ने अपना इस टूर्नामेंट को हाई नोट पर फिनिश किया और वो पहली टीम है जिसने अपने लीग स्टेज को फिनिश किया है। और इसके आगे क्योंकि अब जा नहीं रहे हैं तो उनका सफर यहीं पर समाप्त होता है। लेकिन भैया इस सफर का सबसे खूबसूरत पार्ट वैभव सूर्यवंशी था और जिस तरीके से अंत में मैच खत्म होने के बाद उन्होंने MS धोनी सर का पैर रखा, वो दिखाता है कि बंदे के जो संस्कार हैं वो उम्र से काफी बड़े हैं। खैर मैटर तो भैया आज बड़ा होगा और बहुत बड़ा होगा, क्योंकि आमने सामने है मुंबई और दिल्ली और मुकाबला है वानखेड़े के मैदान में। अब जिस तरीके से विराट के लिए चिन्नास्वामी के मैदान पर व्हाइट जर्सी लाने की अपील की गई थी, रोहित के भी फैंस ने टेस्ट क्रिकेट में उनको ट्रिब्यूट देने के लिए व्हाइट जर्सी पहनने को सभी फैंस को बोला है। कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे हमें नहीं पता, पर भैया व्हाइट जर्सी के साथ छाता लेकर जरूर आइएगा, क्योंकि बारिश के बहुत ज्यादा अनुमान है। मतलब इतना हाई ऑक्टेन गेम है, दिल्ली कैपिटल्स के लिए डू और डाई है। अगर इस मैच को जीते तो बरकरार रहेंगे, हारे तो नॉकआउट हो जाएंगे। मुंबई के लिए मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीते तो प्लेऑफ्स में जाएंगे, हारे तो अपने आप को फंसा लेंगे। बहुत बड़ा लेवल का मुकाबला और उस पर भी बारिश का साया। खैर ऐसी ही सिचुएशन से निपटने के लिए BCCI ने कुछ कदम उठाए हैं, जिसमें से RCB और हैदराबाद के मैच को बेंगलुरु से हटाकर लखनऊ शिफ्ट कर दिया गया है और उसी तरीके से हर एक मैच को अब 2 घंटे एक्स्ट्रा वेटिंग पीरियड दिया गया है कि अगर बारिश होती है तो आप वेट करिए एक्स्ट्रा 2 घंटे ताकि मैच को कंडक्ट कराया जा सके। हालांकि इस पर KKR मैनेजमेंट पूरी तरीके से बौखला गया है और जिनका बौखलाना बिल्कुल जायज़ है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ऐसे नियम आप बीच में लेकर आ रहे हो, अगर ये काम आप हमारे साथ करते या फिर KKR वर्सेस RCB मैच में कर दे तो क्या पता हमें भी 5 ओवर खेलने को मिलता और शायद हम भी आज टूर्नामेंट में बरकरार रहते। देखिए याद रखना कि दिल्ली कैपिटल्स ही वो टीम थी जिसने MI का विनिंग मोमेंटम शुरू किया था, जिसको GT ने अंत में जाकर वानखेड़े के मैदान पर ही तोड़ा और उस मैच में भी बारिश आई थी। अब DC के पास मौका है कि भैया अगर MI को फिर से तोड़ें तो अपने आप को इस टूर्नामेंट में जीवित रखेंगे, नहीं तो अगर MI यहां से जीतती है तो इसके बाद लीग स्टेज के सारे मैचेस डेड रबर हो जाएंगे, क्योंकि हमें हमारे प्लेऑफ्स की चारों टीमें मिल जाएंगी। खैर मिलेगा तो KL राहुल को भी मौका कि इस मैच को एक बार फिर से बड़ा बनाए। पिछले मैच में शतक मार कर आ रहे हैं और मुंबई के खिलाफ खेलना बहुत पसंद है। इनफैक्ट अब तक उनकी 70+ की एवरेज मुंबई के खिलाफ है और बहुत बेहतर स्ट्राइक रेट से भी है। वहीं पर वानखेड़े पर उनकी एवरेज 60+ की है। तो भैया एज एन ओपनर वो डोमिनेट कर रहे हैं, ओपन कर भी रहे हैं और मुंबई में खेलना पसंद है, MI के खिलाफ खेलना पसंद है, तो आज KL राहुल से तबाही की उम्मीद हो सकती है। लेकिन जहां पर ये दिल्ली के लिए खुशखबरी है, वहीं पर उनके लिए एक बड़ी समस्या उनके प्राइम स्पिनर कुलदीप यादव हैं। कुलदीप यादव जो अब तक 12 मैचेस में 12 विकेट चटका चुके हैं। क्या आपको पता है कि पिछले 4 मैचेस में इस बंदे के नाम एक भी विकेट नहीं है और पिछले 4 मैचेस में आई थिंक 3 मैचेस लगातार दिल्ली हार कर आ रही है। ये बताता है कि बहुत बड़ी समस्या दिल्ली की कुलदीप यादव से जुड़ी हुई है। वो इस टीम के बहुत की खिलाड़ी हैं, अगर वो विकेट नहीं लेंगे इस टीम के लिए दिक्कतें बढ़ती रहेंगी। खैर दोस्तों, जैसा मैंने बोला कि इस मुकाबले में बारिश के बहुत अनुमान है। इनफैक्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 85% चांसेस ऑफ रेन है इस मुकाबले में, यानी कि रेन तो इंटरप्ट करेगी और उसकी वजह से कितना मैच होगा कितना मैच नहीं होगा, क्या लाइव अपडेट आती रहेंगी, वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसको आप यहाँ से स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिलेगा। पल पल की लाइव अपडेट आपके पास वानखेड़े से लाऊंगा और जिसकी वजह से मुझे ये भी लगता है कि जो टॉस फैक्टर होने वाला है वो बहुत ही क्रूशल है, क्योंकि जो टीम टॉस जीतकर चेस करने गई बहुत बड़ा एडवांटेज लेकर जाएगी। नहीं विश्वास तो MI वर्सेस GT का मुकाबला देख लेना, जब मैंने आपसे बोला था कि GT ही ये मैच जीतेगा क्योंकि वो टॉस जीत चुका है। आज के भी मुकाबले में कुछ ऐसा ही हो सकता है। लेकिन दोस्तों अगर बात करें पहले प्लेइंग 11 को लेकर, मुझे लगता है कि MI तो अनचेंज रहेगी, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स बदलाव कर सकते हैं। दिल्ली कैपिटल्स के पास अफगानी अटल आए हैं और मुझे लगता है कि वो ना ओपन कर सकते हैं। फाफ डू प्लेसेस को ड्रॉप करके टीम ये बदलाव कर सकती है, क्योंकि फाफ के रन्स बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, बहुत गंदा स्ट्रगल कर रहे हैं।
तो दैट इज द ओनली चेंज दैट आई एक्सपेक्ट। अपार्ट फ्रॉम मुझे लगता है कि दोनों टीमें सेम 11 के साथ जाएंगी। रही बात विन प्रेडिक्शन को लेकर, क्रिस्टल क्लियर कह रहा हूं, जो टीम चेस करेगी मुझे लगता है वो टीम मुकाबला जीतेगी, स्पेशली अगर वो एमआई है, लिख के ले लो मुकाबला जीतेंगे। इनफैक्ट एमआई बैटिंग फर्स्ट करते हुए भी जीत सकता है, इसलिए जो फाइनल प्रेडिक्शन है वो टेलीग्राम चैनल पर दूंगा, लेकिन चेस करने वाली टीम को मैं फेवरेट मान के चल रहा हूं। आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या आज एमआई प्लेऑफ्स के लिए पहुंच जाएगी या फिर दिल्ली अभी और मसाला ऐड करेगी? मुझे कमेंट्स में बताओ। वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।